नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस नोट्स सीरीज के 7वें लेक्चर में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के संपूर्ण इतिहास के पार्ट 3 के बारे में तथा साथ ही इल्तुतमिश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन और फैक्ट्स पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। इस टॉपिक का पूरा कंटेंट कम से कम 20 पुस्तकों से न्यू एग्जाम पैटर्न पर बनाया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे गंगा यमुना दोआब अभियान से। इससे पहले का जो टॉपिक है हमने पिछले 2 पार्टों में पढ़ा दिया है। पहले पार्ट में हमने इल्तुतमिश के सुल्तान बनने की कहानी और इल्तुतमिश के जीवन परिचय के बारे में बताया था। साथ ही हमने उस वीडियो में इल्तुतमिश की भारी समस्याओं के बारे में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में पार्ट 2 में हमने इल्तुतमिश की भारी समस्याओं के साथ साथ उसने खलीफा से सुल्तान बनने की वैधानिक स्वीकृति कैसे प्राप्त की इसके बारे में जाना था। और इसके साथ ही हमने इल्तुतमिश की जो आंतरिक समस्याएं थी, जैसे बंगाल बिहार की समस्या और राजपूत राज्यों की समस्या, उनका दमन उसने किस प्रकार किया इसके बारे में जाना था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गंगा यमुना दोआब अभियान से, यानी ये इसके आंतरिक समस्या हैं। और आंतरिक समस्याओं के अंतर्गत तीसरी समस्या गंगा यमुना दोआब अभियान की थी, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की थी इल्तुतमिश के सामने। तो देखिए, इस तीसरी समस्या यानी गंगा यमुना दोआब की जो समस्या है, इसका निराकरण, इसका दमन और निराकरण कैसे किया है इल्तुतमिश ने, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था, ये अभियान था, ये अवध क्षेत्र पर किया गया था। यानी गंगा यमुना का जो ये क्षेत्र था, ये दोआब का, ये अवध क्षेत्र का था हिस्सा, ठीक है। और इसमें बदायूं, फतेहपुर, कन्नौज और बनारस ये क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। एक बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और वहाँ 2000 तुर्क सैनिक तैनात किए थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको इस वीडियो में जहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पे हमने ये पूरा कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था और वहाँ पे तुर्क सैनिक भी स्थापित किए थे। इसने 2000 तुर्क सैनिक स्थापित किए थे और उनको इक़्तादार भी बनाया था, छोटा इक़्तादार बनाया था, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्स देखिएगा इस क्वेश्चन का कि वर्णी के अनुसार इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने गंगा यमुना दोआब के महत्व को पहचाना था। इसने सैन्य सेवाओं के बदले 2000 सैनिकों को छोटी इक्ता के रूप में इस क्षेत्र में भूमि का आवंटन किया था और यहाँ पर नसरुद्दीन मोहम्मद को सूबेदार बनाया था। यानी अवध का सूबेदार किसको बनाया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद को बनाया था, जो इसका पुत्र था। नसरुद्दीन मोहम्मद कौन था? इल्तुतमिश का ही बेटा था, बड़ा बेटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रथु या वर्तु विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अवध में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये। अब क्यों हुआ था उसके बारे में भी समझ लीजिए कि इल्तुतमिश की जो गंगा यमुना दोआब की जो नीति थी, इस नीति के विरोध में वहाँ के स्थानीय लोगों ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के लोगों ने ये विद्रोह किया था। और इनका नेता कौन था? प्रथु या वर्तु था, इसलिए इसे प्रथु का विद्रोह कहते हैं। इस विद्रोह में 1,20,000 तुर्क सैनिक मारे गए थे, यानी 1.20 लाख तुर्क सैनिक मारे गए थे। इसलिए ये विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। और ये क्वेश्चन ऊपर का जो यहाँ दे रखा है ये एग्जाम्स में आ भी चुका है, ठीक है। प्रथु की मृत्यु के साथ ही अवध का विलय कर दिया गया। और इस विद्रोह में क्या होता है, लास्ट में इस अभियान इल्तुतमिश का अभियान यहाँ जाता है। नसरुद्दीन मोहम्मद के नेतृत्व में प्रथु का विद्रोह का दमन किया जाता है। प्रथु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अवध का विलय क्या कर दिया जाता है? दिल्ली सल्तनत में कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट समस्या थी इल्तुतमिश के सामने, जो चौथी आंतरिक समस्या थी, वो अमीर वर्ग की समस्या थी। तो देखिए, इल्तुतमिश के दरबार में मुख्य रूप से 3 वर्ग थे, ठीक है। दरबार में वर्ग थे 3। जो पहला वर्ग था वो अमीर, अभिजात या कुलीन वर्ग का था, जिसको अभिजात वर्ग भी कहा जाता था, कुलीन वर्ग भी कहा जाता था और अमीर वर्ग भी कहा जाता था। इस वर्ग में मुइज़ी यानी मोहम्मद गौरी के समय के सरदार थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदार प्रमुख थे, ठीक है। अमीर वर्ग में कौन कौन थे? मोहम्मद गौरी के समय के सरदार और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदार प्रमुख थे, ठीक है। ये तुर्क बहुत अमीर और बहुत प्रभावशाली थे। इल्तुतमिश इनका सम्मान करता था, मगर ये वर्ग इल्तुतमिश से क्या करता था? नफरत करता था। इम्पोर्टेंट बात है, याद रखनी है ये।
दूसरा वर्ग था ताजिक वर्ग, ठीक है, जिसको ताजिकाने गुजिदा वस्ल भी कहा जाता था। एक बात याद रखनी, ताजिक वर्ग था, इंपॉर्टेंट है ये कि ताजिकाने गुजिदा वस्ल इसको कहा जाता था, इस वर्ग को। और बरनी के अनुसार ये गैर तुर्क मुसलमान थे, ठीक है, जो मावरा खुरासान क्षेत्र से थे। ये प्रशासनिक पदाधिकारी बौद्धिक वर्ग से संबंधित थे और मंगोल आक्रमणों से दुखी होकर ये लोग सुरक्षा और जीविका की खोज में भारत आए थे, ठीक है। संख्या में अमीरों से कम थे, परंतु प्रशासन में इनका महत्व अधिक था। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री जुनैदी, लेखक मलिक इसामी और हसन गौरी ताजिक वर्ग में ही शामिल थे, ठीक है, ये इसी वर्ग का हिस्सा थे, ताजिक वर्ग में शामिल थे। ये गैर तुर्क मुसलमान थे, एक बात याद रखनी है आपको, ठीक है, गैर तुर्क मुसलमान थे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इल्तुतमिश के शासनकाल में ताजिक कौन थे, तो गैर तुर्क मुसलमानों को ताजिक कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, तीसरा वर्ग था तुर्कदास का, ठीक है, तुर्कदासों का वर्ग था तीसरा, और जिसको तुर्काने पाक असल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तुर्काने पाक असल कहा जाता था। यानी ये वो दास थे, इन्हीं के वर्ग के दास थे, यानी इन्हीं की तुर्क जाति के क्या थे, ये दास थे, जिनको तुर्कदास कहा जाता था या तुर्काने पाक असल कहा जाता था। इन्हें शमसी दास या तुर्काने अहल पाक या ख्वाजा दास यानी एक ही स्वामी का दास या सुल्तानी तथा और तुर्क दास भी कहा जाता था। ये इनके इतने सारे नाम थे, इनको शमसी दास भी कहा जाता था, तुर्काने अहल पाक भी कहा जाता था, ख्वाजा तास भी कहा जाता था, बाद में अपने आप को सुल्तानी भी कहने लगे थे। इसके अलावा इनको सामान्य रूप में तुर्कदास कहा जाता था। अब क्वेश्चन देखिए, ऐसे दास जो एक ही मालिक के गुलाम होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ख्वाजा तास कहा जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है एग्जाम में। एक्सप्लेनेशन देखिए कि जो दास अजम यानी अनोतोलिया से तुर्किस्तान तक ये जगह है, जिसको अजम कहा जाता है, अनोतोलिया से लेकर तुर्किस्तान तक की ये जगह है, स्थान है, इस क्षेत्र को अजम कहा जाता है। और जो दास इस क्षेत्र से यानी अजम से लाए गए थे उन्हें तुर्क समझा जाता था। क्या समझा जाता था? तुर्क। और जो इस क्षेत्र से बाहर के होते थे उन्हें गैर तुर्क समझा जाता था, जिनको ताजिक कहा जाता था, ठीक है। वे आपस में एक दूसरे को समान व भाई समझते थे। वे ख्वाजा तास कहलाते थे, अर्थात एक ही स्वामी के दास कहलाते थे। जब तक इल्तुतमिश जीवित रहा वे एक स्वामी के दास थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके इन दासों ने स्वयं को सुल्तानी कहना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ होता था सुल्तान का दास। अब सबसे महत्वपूर्ण वर्ग आता है तुर्कान चहलगानी, ठीक है, जो इसी तीसरे वर्ग का हिस्सा है। तुर्कान चहलगानी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है ये। तो क्वेश्चन देखिएगा, तुर्कान चहलगानी यानी चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फैक्ट्स देखिएगा कि इल्तुतमिश ने मुइज्जी यानी मोहम्मद गौरी के समय के सरदार और कुतुबी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदार, इन यानी मुइज्जी और कुतुबी सरदारों, यानी ये दोनों सरदार याद रखना है कि कुतुबी किन्हें कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदारों को कहा जाता था। मुइज्जी मोहम्मद गौरी के समय के सरदारों को कहा जाता था। तो इल्तुतमिश ने ये मुइज्जी सरदारों का और कुतुबी सरदारों के विद्रोह और षड्यंत्रों का दमन करने हेतु अपने 40 विश्वास पात्र तुर्क सरदारों का एक दल गठित किया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इल्तुतमिश ने क्यों किया था ये तुर्कान चहलगानी का गठन? मुइज्जी और कुतुबी सरदारों के विद्रोह और षड्यंत्रों का दमन करने के लिए। और तुर्कान चहलगानी में कितने तुर्क सरदार थे? 40 विश्वास पात्र तुर्क सरदार थे, ये दास थे। ये इल्तुतमिश के क्या थे? दास थे। एक बात ये भी रखना है, ये इल्तुतमिश के क्या थे? दास थे। इस दल में तुर्क व ताजिक दास थे। यह वर्ग इल्तुतमिश के प्रति अत्यंत स्वामी भक्त था। इसने अमीरों को प्रशासन से बाहर कर उन्हें प्रभावहीन किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखिए कि तुर्कान चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर है अब्दुल मलिक इसामी ने अपने ग्रंथ फुतूह उस सलातीन में सबसे पहले तुर्कान चहलगानी का उल्लेख किया है, ठीक है। फैक्ट्स देखिएगा इस क्वेश्चन का कि इस ग्रंथ के अनुसार चीनी व्यापारियों ने 40 तुर्कदास इल्तुतमिश को भेंट किए थे। यहाँ पर 40 व्यवस्था का लेख अन्यत्र संदर्भ में किया गया है। फिर जियाउद्दीन वर्णी भी इस बात का उल्लेख करते हैं। इन्होंने इल्तुतमिश के 40 समूह का विस्तृत विवरण दिया है। किसने? जियाउद्दीन वर्णी ने
अभी हम बात कर रहे थे अब्दुल मलिक ईसामी की। ईसामी ने सबसे पहले अपने ग्रंथ फुतूह सलातीन में तुर्कान चहलगानी का उल्लेख किया। जियाउद्दीन वर्नी ने इल्तुतमिश के 40 समूह का विस्तृत विवरण दिया है इसने। और मिन्हाज उस सिराज इसने अपने ग्रंथ तबकात नासिरी में 25 तुर्क दासों के नाम का उल्लेख किया है। इन 40 में से 25 तुर्क दासों के नामों का उल्लेख किस में मिलता है? मिन्हाज उस सिराज की तबकात नासिरी में मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि इल्तुतमिश ने तुर्क गुलामों यानी शमसी दासों को लेकर एक विलक्षण दल चहलगानी या चालीसा का निर्माण किया था। इसको चहलगानी या चालीसा के समूह की संज्ञा किसने दी थी? तो इसको तुर्कान चहलगानी या चालीसा समूह किसने कहा था? सबसे पहले जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चहलगानी या चालीसा के सदस्य मूलतः कौन थे? तो ये सभी तुर्क थे। कौन थे? तुर्क थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मैं और कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। उपर्युक्त कथन किस समूह या सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया है? तो ये देखिए, ये जो कथन है ये तुर्कान चहलगानी के जो लोग थे, जो सदस्य थे, जो दास थे तुर्कान चहलगानी के 40 दास, उन दासों के द्वारा ये बात कही गई है, यानी तुर्कान चहलगानी के द्वारा ये बात कही गई है। अब देखिए क्यों कही गई है, इसका फैक्ट समझिएगा कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कमज़ोर उत्तराधिकारियों के कारण चालीसा के जो सदस्य थे वे स्वतंत्र व्यवहार करने लगे थे। यह समूह षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था। ये सभी स्वयं को दूसरों के समानांतर समझते थे, कोई किसी के अधीन नहीं था। मिन्हाज के अनुसार मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, आप क्या थे जो मैं नहीं रहा। इस व्यवहार के कारण ये ऐसा व्यवहार करते थे, यानी क्योंकि ये 40 दास थे तो ये 40 किसी के अधीन नहीं थे और एक दूसरे को अपने समानांतर ही समझते थे, यानी किसी को ना तो बड़ा मानते थे ना छोटा ही मानते थे, उसको समान मानते थे कि तू भी दास है मैं भी दास हूँ। इस कारण ये बात आपस में कहते थे। और मिन्हाज कहता है कि इनके इसी व्यवहार के कारण यह व्यवस्था इल्तुतमिश के बाद ही क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। बलवन क्या है? चालीसा का सदस्य रहा हुआ था, इस कारण वह इसके षड्यंत्रों व कार्यप्रणाली से भली भांति परिचित था। इस कारण बलवन ने चालीसा का दमन किया था। तो याद रखना, ये तुर्कान चहलगानी का दमन करने वाला व्यक्ति कौन था? बलवन था, जो आगे चल के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। ठीक है। अब देखिए चालीसा का शासनकाल। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में चालीसा का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो देखिए इस तुर्कान चहलगानी यानी चालीसा का शासनकाल रहा था 1236 से लेकर 1266 ईस्वी तक। यानी हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद और बलवन के शासक बनने के समय तक तुर्कान चहलगानी यानी चालीसा का शासनकाल रहा था। इसके शासनकाल में दिल्ली में 5 सुल्तानों ने शासन किया था चालीसा के अंडर। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में चालीसा का शासन युग कौन सी कालावधि कहलाती है? तो इसका सही आंसर है 1236 से लेकर 1266 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। फैक्ट्स देखिए कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से लेकर बलवन के शासक बनने तक की मध्य अवधि 30 वर्ष है। कितने वर्ष थी? 30 वर्ष थी। और इस अवधि में 5 सुल्तान हुए थे जो अयोग्य व दुर्बल प्रवृत्ति के रहे। इसके परिणाम स्वरूप शासन संचालन में चालीसा का प्रभाव अत्यधिक रहा। इस कारण इस अवधि को चालीसा का शासनकाल कहा जाता है। इसमें निम्न सुल्तान हुए। पहला सुल्तान था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो इल्तुतमिश के तुरंत बाद सुल्तान बना। फिर उसके बाद में रजिया सुल्तान शासक बनी। फिर उसके बाद में बहराम शाह शासक बना। फिर उसके बाद में मसूद शाह शासक बना। फिर बना नसरुद्दीन मोहम्मद, ये दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद में बना था बलवन, और बलवन ने इस तुर्कान चहलगानी का क्या कर दिया था? दमन कर दिया था अपने शासनकाल में। क्लियर। अब हम अगले पॉइंट्स में देखते हैं कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी, यानी इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन देखिए पहले कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था। तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी चुना था रजिया सुल्तान को। किसको चुना? रजिया सुल्तान को। फैक्ट्स देखिएगा इस क्वेश्चन का कि इल्तुतमिश द्वारा रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुनना ईरानी परंपरा थी, जहां पिता के बाद पुत्री को सिंहासन आरोहण के उदाहरण प्राप्त होते थे। इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की शिक्षा हेतु बगदाद से 2 पुस्तकें मंगवाई थीं, जो पुस्तकें थी आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन।
इन्हीं से इसने ईरानी परंपराओं को क्या किया था, ग्रहण किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए किस मनोनयन पत्र यानी किसे, यहाँ पर है किसे मनोनयन पत्र तैयार करने की आज्ञा दी थी। तो इसका सही आंसर है ताज उल मुल्क मोहम्मद दबीर को। ठीक है, तो ताज उल मुल्क मोहम्मद दबीर ने जो इल्तुतमिश के द्वारा जो विरासत पत्र लिखवाया गया, जो मनोनयन पत्र लिखवाया गया था, उस पत्र को तैयार किया था ताज उल मुल्क मोहम्मद दबीर ने। ये बात याद रखनी है। इसके बाद में एक और नाम याद रखना, मिनहाज का। किसका? मिनहाज का। ठीक है, इसने इल्तुतमिश के लिए रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाने की शाही विज्ञप्ति लिखी थी अपने ग्रंथ तबकाते नासिरी में। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट है हमारा इल्तुतमिश का अंतिम अभियान और मृत्यु। ठीक है, तो इल्तुतमिश का अंतिम अभियान कौन सा था और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान जो अधूरा रह गया था कौन सा था, तो इसका सही आंसर है बमनियान अभियान। ठीक है, और ये खोखरों के विरुद्ध था जो 1236 ईस्वी में किया गया था। फैक्ट्स देखिएगा कि बमनियान भारत के उत्तर पश्चिम में साल्ट रेंज, जिसको कोह-ए-ज़ूवी कहते हैं, इसमें अवस्थित था। ठीक है, बमनियान शासक यानी उस समय बमनियान के शासक थे सैफुद्दीन हसन कारलुक। ठीक है, और ये जलालुद्दीन मांगवरनी का क्या था, उत्तराधिकारी था। याद रखना है, जलालुद्दीन मांगवरनी वही है जिसके पीछे मंगोल पड़े थे, चंगेज खां पड़ा था, और ये भागते हुए सिंध की नदी के तट पर पहुंचा था और उसने इल्तुतमिश से सहायता भी मांगी थी, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। आप पिछली वीडियोज़ देखोगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, तो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को। फैक्ट्स देखिएगा कि बमनियान अभियान पर जाते समय रास्ते में ये बीमार पड़ गया था इल्तुतमिश और दिल्ली लौट आया, और उसके बाद ही इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद किसने उसका मरसिया लिखा था, तो इसका सही आंसर है शेख जमालुद्दीन ने इल्तुतमिश के मरसिये लिखे थे। मरसिये क्या होते हैं कि मृत्यु के बाद में लिखे जाने वाले यशोगान गीत होते हैं। क्या होते हैं? यशोगान गीत होते हैं। यशोगाथा होती है किसी व्यक्ति की जो उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में जो वीरतापूर्वक जो कार्य किए हैं, उनकी यशोगान करना ही मरसिया कहलाता है, जो मृत्यु के बाद लिखे जाते हैं। मरसिया का मतलब होता है मृत्यु के बाद लिखे जाने वाले गीत। ठीक है, अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहाँ तक तो इल्तुतमिश का पूरा कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। अब इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद भी इल्तुतमिश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से और बनते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको याद रखिएगा, तो इनके बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत ए दिल्ली यानी राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली को हजरात ए दिल्ली कहा जाता था, क्योंकि दिल्ली में प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत यानी हम कह सकते हैं गतिविधियों का जो संचालन है, प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही किया था दिल्ली के सुल्तानों में। इस कारण इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली को हजरात दिल्ली यानी राजसी दिल्ली कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में दिल्ली को हजरत दिल्ली यानी प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। इसका फैक्ट्स जरूर देख लीजिए कि इस बात का जो उल्लेख है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली को हजरात दिल्ली यानी राजसी दिल्ली कहा जाता था, इस बात का उल्लेख अमीर खुसरो के ग्रंथ किरान उस सादिन में मिलता है। किस में मिलता है? किरान उस सादिन में मिलता है, और ये अमीर खुसरो का क्या है? ग्रंथ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर है कि दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। ये बात याद रखनी, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार का कथन है कि
ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया था। तो ये बात कही थी के निजामी ने। इसका सही आंसर है के निजामी, जिसका पूरा नाम है खालिद अहमद निजामी ने ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तुर्क सुल्तान अपने वरिष्ठ तुर्की अधिकारियों के सामने राज सिंहासन, यहाँ पे के है, के सामने राज सिंहासन पर आसीन होने से हिचकिचाता था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई थी, जबकि इल्तुतमिश निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था? तो ये एक बात कही है AVM हबीबुल्लाह ने। ठीक है, इसका सही आंसर है AVM हबीबुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस इतिहासकार ने, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या है किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश के विषय में कहा है कि भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभु सत्ता का वास्तविक श्री गणेश उसी से होता है? तो इसका सही आंसर है RP त्रिपाठी, यानी राम प्रसाद त्रिपाठी ने ये बात कही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश के विषय में कहा था कि उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और कुलीनता का कोई मुकाबला नहीं था? कभी भी और कोई शासक इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला और विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु नहीं हुआ जो अपने स्वयं के प्रयासों से साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंचा हो। तो ये बात कही है इल्तुतमिश के विषय में मिन्हास उस सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसके अनुसार अरब, खुरासान, चीन, बुखारा तथा अन्य स्थानों के प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया, जैसे पतंगे झुंड के झुंड दीपक को घेर लेते हैं? तो ये सही आंसर है ईसामी के अनुसार। ठीक है, ईसामी ने बात कही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार दिल्ली शहर के प्रत्येक मोहल्ले में एक ज्योतिषी जरूर पाया जाता था? तो इसका सही आंसर है ईसामी के अनुसार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है? तो ये बात कही है RP त्रिपाठी, यानी राम प्रसाद त्रिपाठी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को दास वंश का वास्तविक संस्थापक किसने घोषित किया था? तो इल्तुतमिश को यानी दास वंश यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसने माना था? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और लेनपुल ने माना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस सल्तनत युगीन स्रोत से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने चीनी चित्रकारों को दिल्ली बुलाया था? तो इसका सही आंसर है फतुह-उस-सलातीन। फतुह-उस-सलातीन में ही सबसे पहले ये बात कही है कि जो चीनी चित्रकार थे, चीनी व्यापारी थे, इन्होंने इल्तुतमिश को 40 तुर्क दास भेंट किए थे, जिनको आगे चल के इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी नाम दिया था। ये बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, देखिए फतुह-उस-सलातीन ग्रंथ के जो लेखक हैं वो मलिक इसामी हैं। कौन है? मलिक इसामी हैं। ठीक है, और इनकी इसका अन्य नाम यानी फतुह-उस-सलातीन ग्रंथ को शाहनामा-ए-हिंद कहा जाता है या द शाहनामा ऑफ मेडिवल इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई थी। फतुह-उस-सलातीन ग्रंथ की रचना इसने 1349 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में की थी मलिक इसामी ने, और ये इस ग्रंथ को इसने बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित किया था, और ये प्रांतीय राजवंश के विषय में जानकारी देने वाली पहली रचना है फतुह-उस-सलातीन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने 33 राज के कर्मचारियों को सरकारी पद से इसलिए हटा दिया था क्योंकि उनका जन्म उच्च वर्ग में नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने 33 राज के कर्मचारियों को इसलिए हटाया था क्योंकि उन उच्च वर्ग, उनका जो जन्म है वो निम्न वर्ग में हुआ था, उच्च वर्ग में नहीं हुआ था। लेकिन बलबन आगे चल के एक ऐसा शासक होगा जो निम्न जात वर्ग के लोगों से काफ़ी नफरत करने वाला शासक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एक बलबन कराते हैं। क्या कराते हैं? बलबन कराते हैं। तो इसमें इल्तुतमिश से ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फैक्ट्स देखिएगा कि बर्नी के लेखन से यह प्रतीत होता है कि प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने निम्न जाति के व्यक्तियों की उपेक्षा की। इल्तुतमिश ने 33 राज के कर्मचारियों को सरकारी पदों से हटा दिया था क्योंकि उनका जन्म उच्च वर्ग में नहीं हुआ था। जब वजीर की सिफारिश से एक निम्न जाति के व्यक्ति को कन्नौज का मुतशरीफ बना दिया गया तो इल्तुतमिश ने स्वयं वजीर निजामुल मुल्क के वंश के
संबंध में जानकारी प्राप्त की। जब यह पता चला कि वजीर जुलाहा परिवार से था तो उससे सुल्तान का विश्वास हट गया। इस प्रकार कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति इक़्तिदार के पद पर नहीं नियुक्त किया जा सकता था और न ही किसी निम्न जाति के व्यक्ति की सिफारिश किसी पद के लिए की जा सकती थी। इल्तुतमिश और बलबन दोनों ने अपने वंश को फिरदौसी के शाहनामा में उल्लेखित पौराणिक अफरासियाब से जोड़ा है। ठीक है, ये बात याद। देखो, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश और बलबन ये तीनों अपने आप को शाहनामा जो पौराणिक वंश है, अफरासियाब जो योद्धा है, उस योद्धा के वंश से ये तीनों अपने वंश को जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार इल्तुतमिश की राज सत्ता 3 बातों पर आधारित थी। प्रथम, कि वह राज्य अधिकारियों द्वारा चुना गया था। दूसरी, वह विजेता और आज्ञा पालन कराने की शक्ति रखता था। तीसरी, उसको बगदाद के खलीफा की मान्यता प्राप्त थी। तो ये बात कही है आरपी त्रिपाठी ने, यानी रामप्रसाद त्रिपाठी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने इल्तुतमिश के शासनकाल में 32 मलिकों की सूची दी है। तो 32 मलिकों की सूची दी है इल्तुतमिश के शासनकाल की मिन्हाज-उस-सिराज ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को दिल्ली के सिंहासन का अपहरणकर्ता किसने कहा है। तो डॉक्टर अर्नोल्ड और आरपी त्रिपाठी दोनों ने कहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक किसने माना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामप्रसाद त्रिपाठी ने। ये थी दोस्तों इल्तुतमिश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें और इल्तुतमिश के इतिहास रिलेटेड सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पे इन तीन लेक्चरों में इल्तुतमिश की कंप्लीट जानकारी करवा दी है। अब अगली वीडियो में हम इल्तुतमिश की प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और वास्तुकला के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इल्तुतमिश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और वास्तुकला के क्षेत्र में इसने क्या कार्य किए उनके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहेंगे और